Morning, students. Okay, so we have now 15 participants with us. I think I should start now. Today we have the class of Constitution of India and not of economics. So we will be starting a new topic today, fundamental duties and its legal status. किसी ने सिलेबस देखा है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है सिलेबस और उसमें उसके बाद नीचे पॉइंट्स भी दिए हुए हैं सिलेबस में. So I'm thinking to cover all those points which are given there in your syllabus. there are 15 points which are given below the paragraph given in the syllabus. जो course content लिखा हुआ है तो उसमें 15 points हैं. Up to 4 points we already have covered. Fifth point is the scheme of fundamental duties and its legal status. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो फोर्थ पॉइंट था जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. मेरी पुरानी स्लाइड्स में मैंने आपको वो बता दिए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, उनको एक्सप्लेन भी कर दिया है और कंटेंट भी आपको दे दिया है. इफ यू रियली वांट टू स्टडी मोर यू कैन टेक दोस नोट्स एंड स्टडी फ्रॉम देयर फंडामेंटल राइट्स के बारे में और अगर डिटेल में जानना है. सो यू कैन रेफर योर बुक्स ऑल्सो, यू कैन सर्फ द इंटरनेट ऑल्सो फॉर दैट. क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था एंड पॉइंट वाइज नहीं पढ़ा था, तो वो पॉइंट्स मैं आपको अभी फंडामेंटल ड्यूटीज में जो हैं अभी वो आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं. मैं आपको उसको एक्सप्लेनेशन अभी देती रहूंगी साइड बाय साइड. सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू गाइस फर्स्ट. सॉरी, मेरी स्क्रीन अभी विजिबल है सभी को? प्लीज मुझे आप कॉन्फर्मेशन दिया करिए अपने आप को म्यूट से अनम्यूट करके और मुझे बताया करिए व्हाट एवर आई एम आस्किंग सो दैट आई नो दैट ओके यू गाइस आर लिसनिंग टू मी. विजिबल है. ओके, थैंक यू सभी. क्योंकि पता नहीं चलता, एट टाइम्स टेक्निकल इशू होता है. कल भी ऐसा हो गया था और कंटिन्यू मैं कर देती हूँ अपनी तरफ से लेक्चर, लेकिन आप लोगों की तरफ से लेक्चर स्टार्ट नहीं होता. सो फंडामेंटल ड्यूटीज और उनका लीगल स्टेटस क्या है वो हम आज स्टडी करने वाले हैं. इसमें हम बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, as we enjoy certain rights, we enjoy certain fundamental rights which we already have discussed, like right to equality hai, right to, there were so many rights which we studied already. right to constitutional remedies hain, जो भी हमें वोटिंग राइट्स हैं, बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री which nobody else, no other citizen of the entire world apart from India enjoys. It is only us who are enjoying this in the
in our country. So while we enjoy our rights, हमारी कुछ duties भी बनती हैं being the citizen of the country towards our nation, towards our country कि हम हमारी ये particular जिम्मेदारियां हैं या responsibilities. Duties are basically the responsibilities which we have to fulfill once we are assigned a role. So everybody being the citizen of the India is actually every time we are the citizen of India, right? So while we are enjoying the rights from the government, we also have certain responsibilities towards the country, towards the government, which we are going to study and cover in this particular topic today. So we will cover 10 fundamental duties. First fundamental duty is as a citizen हम सब की जो citizen 18 plus का हो गया है, he is a responsible citizen of the country and anything and everything which is expected from a normal human being as a citizen of the India, वो 18 प्लस के सिटीजन से हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सपेक्ट करते हैं और अगर हम नहीं करते हैं ये ड्यूटीज फुलफिल नहीं करते हैं तो हमारे अगेंस्ट एक्शन भी हो सकता है. तो जिस तरह से हम अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए लीगल पावर को यूज कर सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं. If somebody violates our fundamental rights, तो in the same fashion अगर हम fundamental duties पूरी नहीं कर रहे हैं, so we are entitled to get the action against us also by the government of the India. पहली फंडामेंटल ड्यूटी मैं इसमें जो बताने वाली हूँ वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रिस्पेक्ट आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. सो पहली हमारी ड्यूटी सबसे पहले ये बनती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हमारा, हमें उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस जो भी उसमें मेंशन चीज़ें हैं हमें उसको फॉलो करना है. वी कैन नॉट से बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया दैट देयर इज समथिंग व्हिच यू डोंट लाइक or which you think that should not be applicable on you should not be done by you. Anything and everything which is considered or is there in the practice या कोई law बन गया है, current भी अगर कोई law बन गया है, we cannot disrespect that. Even if we are not okay with that, we can oppose that silently but not directly, or we cannot fight against it, we cannot produce any violation kind of a thing for that. So respecting the constitution is a first fundamental duty you can say कि इसको disrespect करने से हमको जेल भी हो सकती है. There is particular law against it that we really cannot follow what we want. So constitution also says कि constitution में जो भी और documents को जो और legal documents हैं उनको importance जो दी गई है या जो उसमें सब sections हैं sections हैं उसके अंदर जो law बने हुए हैं वो, या उसमें ये भी चीज़ mention है clause में कि national flag is one of the important thing for the country which we all have to respect. तो national flag की भी हमको respect करनी, national anthem की भी हमको respect करनी. So all these things are there in the constitution itself. So this is our first fundamental duty कि कॉन्स्टिट्यूशन का भी रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग का और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते. यू बीइंग द सिटीजन, वी ऑल बीइंग द सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग. इवन इफ वी आर सीइंग इट that somebody else is doing it and we are not doing it, we should raise the voice against that also कि कोई और भी नहीं करे क्योंकि that person is also citizen of the country. और हमें उसको सेफगार्ड भी करना है इस सेंस में कि अगर हम ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे नेशनल फ्लैग की या नेशनल एंथम की तो अपनी कंट्री की, तो दूसरे लोग कहाँ से करेंगे जो आउटसाइडर्स हैं who are not the citizen of the country. So we will have to do it. This is first fundamental duty, and to safeguard it also is one of the duties of ours कि nobody else means the other person should also not be disrespecting it. Understood this point? समझ आया इसमें? कुछ है किसी को क्वेश्चन तो बताइए. नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. We have to we all understand this, that whatever struggle we have done or our freedom fighters have done in order to get the freedom from the Britishers who ruled us for say अप्रॉक्स 200 years, जिन्होंने 200 साल एक एरा पर टाइम पर हमारे ऊपर राज किया, उन लोगों को जो कि प्रॉपर फॉर एवर के लिए हमारी कंट्री में आकर
यहाँ पर स्टैब्लिश होना चाहते थे और आगे रूल करना चाहते थे और हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट भी करना चाहते थे इन व्हाटएवर सेंस दे वर एबल टू, उनको इस कंट्री से मतलब फ्रीडम हमें उनसे लेना वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट decision and the most important struggle of the country until today, कि उतना उससे ज़्यादा बड़ा स्ट्रगल अभी तक नहीं हमें करने मिला है और हुआ है. सो वी शुड चेरिश दैट. चेरिश का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास मेमोरीज हैं या जो भी हमने उस पर्टिकुलर स्ट्रगल से हमें इंस्पिरेशन मिला है, हमारे उन फ्रीडम फाइटर्स से हमें जो जो इंस्पिरेशन मिला है, बिकॉज एवरीबडी हैज़ द लाइफ and that life we consider as the most important thing for us. हम सोचते हैं कि अगर हम जिंदा रहेंगे हम तभी कुछ काम कर पाएंगे. So our life is the most important thing for us. But those freedom strugglers or those freedom fighters have actually given their lives to actually get that freedom. So life को देना, and that becomes an inspiration for so many of us, for almost everybody of us, कि उन्होंने अपनी लाइफ तक दे दी और उनको क्या मिला उससे. जिस फ्रीडम के लिए वो लड़ रहे थे, जिस फ्रीडम के लिए वो फाइट कर रहे थे, वो फ्रीडम को enjoy करने के लिए वो खुद नहीं रह पाए, and they will never come back also. They will never come back here to enjoy that freedom also. They are gone once and forever. So that inspiration basically हमारा एक ये भी ड्यूटी बनता है to cherish that and follow the noble ideas which are there as the inspirations for our national struggle for the freedom. Whosoever was our national freedom fighter, we should have that respect towards him, and we should always be cherishing those memories and their sacrifice, what they have done, their sacrifice about their family or about their any other asset, about their life is the biggest asset for all of us. तो उन्होंने कुछ ने तो वो भी खत्म ही कर दिया, and there were certain other people who actually were part of the freedom fight, and then later on they actually took the country to the another heights, like Constitution of India. Then it was formed. It was not just the freedom which we wanted a particular system, judiciary system, constitution हमें अपना चाहिए था, जो कि freedom के बाद भी हमें नहीं मिला. And 1950 में we got a republic, right? So free and republic, these two are different things, and both of the things have got their own importance. Third would be uh, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the country. अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, हमें हमारा ये भी फंडामेंटल ड्यूटी बनता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है. प्रोटेक्ट इज सेफ गार्ड करना है हमें. सॉवरेनिटी, व्हाट इज सॉवरेनिटी? जो ये रूल है ना, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, एंड देन वी गॉट पॉलिटिशियन. ऑल्दो we cannot do you know that we cannot disrespect president of the country. president sovereignty जो है ये basically queen या king rule चलता है जो ब्रिटिशर्स का, वही कंटिन्यू यहाँ पर भी in that manner नहीं हुआ, but to certain extent president is like the queen or the king of the country. We cannot disrespect president. आपने देखा होगा कभी भी बहुत बार हम सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हम डिसरिस्पेक्ट टू सर्टेन एक्सटेंट कर देते हैं पीएम का, या देयर आर अदर पॉलिटिशियंस आल्सो, बट वी कैन नॉट डिसरिस्पेक्ट दैट position which is the highest authority in the country, that is president of the country, president of the India. So that becomes sovereignty का ये मतलब होता है. In the same fashion ब्रिटेन में भी आज भी इंग्लैंड में यही होता है कि जो उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी है क्वीन, शी इज अबव द लॉ. सो वो क्वीन या किंग का जो कल्चर है, दैट इज कॉल्ड sovereignty. They respect that, no matter if they don't like, even they don't like that person as a queen, or they don't want to see her as the queen, they have got no right but to respect her. They cannot disrespect her. They might be, because of their constitution of their country, they might have certain other punishments and everything for respective crimes, but and so is there that particular inspiration has been taken from their constitution in our constitution of India also, that we have to protect the sovereignty. यूनिटी एंड इंटेग्रिटी हमको करना ही है. इंटेग्रिटी से क्या समझते हैं आप लोग, और यूनिटी से क्या समझते हैं आप लोग? Unity is that we all are one, no matter whatever religions we have, whatever states we have, whatever number of different languages or differences we have among each other, but we all are ultimately, at the end of the day, we all are citizens of India, and we have got the equal rights, and so we have got the equal duties also to be fulfilled or
to be taken care of. Integrity of India, integrity का क्या मतलब होता है, that we all are here to protect the integrity, means we have to be very honest and loyal towards our country. Whatever actions we are doing, whatever work we are doing, वी हैव टू इंश्योर कि उस काम से हमारे देश को नुकसान नहीं होगा. नुकसान इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाना इज आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, वी हैव टू अर्न आवर लाइवलीहुड एंड एवरीथिंग, बट इट शुड नॉट बी द केस दैट just to earn our livelihood or just to earn the money we would be dishonest या लॉयल्टी नहीं रखेंगे हम अपनी कंट्री के टूवर्ड, या ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डेटा होगा या कोई ऐसा सीक्रेट डेटा विच वी नो अबाउट आवर कंट्री एंड वी आर गिविंग इट टू आवर कंपेटिटर्स, या हम अपने दूसरे दुश्मन देश को जाकर कुछ ऐसा डेटा दे देते हैं जो कि उनको फायदा होगा और हमारे देश को नुकसान होगा. दैट इज इंटेग्रिटी. वो हमें नहीं करना है. वी हैव टू बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स आवर कंट्री. इंटेग्रिटी अदरवाइज भी एज एन इंडिविजुअल हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द कंट्री. अगर हम यही चीज़ वी आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स आवर कंपनी. यही चीज़ अगर मैं पर्सनल बात करूँ इंडिविजुअल लेवल पे, वी हैव टू बी वेरी लॉयल इन आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स ऑल्सो. So this integrity thing, everything we have to implement in our routine lives also. But when we are studying constitution and when we are studying duties of the citizens of India, then integrity becomes that we have to be loyal enough कि हमारा कोई भी act, कोई भी action, कोई भी step जो हम कर रहे हैं, which it will not be अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द इंटेग्रिटी, यूनिटी या सोवरेनिटी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमारा कोई भी एक्ट. अगर कर रहा है and in any way it is reached to anybody or somebody else would really want to case against us, क्योंकि वो सेफ गार्ड या प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एज अ सिटीजन कोई हम पर ही केस करता है कि इस पर्सन ने ऐसा किया है, सस्पेक्ट में ही कि हम मुझे ऐसा लगता है कि इसने ऐसा किया है, तो हम कर सकते, तो हम ये उसके लिए सख्त सज़ा है. और हर मतलब हमारा कोर्ट या हमारा जो कंट्री का जुडिशरी है वो हर किसी इंडिविजुअल के लिए बराबर ही वो करता है. लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक लिविंग एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल, तो वो संजय दत्त का एग्जांपल आप ले सकते हैं. संजय दत्त को जो जेल हुआ था संजय दत्त को फॉर 6 years और व्हाटएवर टाइम, इट वॉज बिकॉज कि वो सस्पेक्ट में था कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया था विच वॉज अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री. उन्होंने कुछ ऐसा, मे बी ही वॉज इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज और एक्शंस जो कि कंट्री की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था या उसको चैलेंज कर रहा था बेसिकली इंटेग्रिटी को. तो इस वजह से उनका भी केस हुआ व्हाटएवर, और वो कुछ प्रूव्स रखे गए सामने और उनको अगर वो प्रूव हुआ तो उनको फिर अकॉर्डिंगली पनिशमेंट भी मिला. सो दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, नो मैटर हु यू आर, नो मैटर इफ यू आर, इवन इफ यू आर द प्रेसिडेंट और पीएम ऑफ द कंट्री, even then if you do and you are involved in such activities, you will be entitled to get the punishment against that. ठीक है, तो एक थर्ड जो ड्यूटी हमारी वो यही है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री. Then the next duty would be to defend the country and render national service when called upon to do so. हम सब सिटीजन्स में से बहुत कम लोगों को ये पता है कि इट इज़ ऑलवेज द राइट ऑफ द कंट्री इज गवर्नमेंट एंड एवरी लाइक द सुप्रीम पावर ऑफ द नेशन, कि अगर किसी आदमी की ज़रूरत है कहीं पर भी किसी भी टाइम देश के फायदे के लिए बॉर्डर पे जाकर लड़ने की भी ज़रूरत है, सो वी आर नॉट इन द आर्मी, but we can anytime be called by the country in order to have anything done from us in the benefit of the country. It can always be called upon and we cannot deny it as a citizen of the country. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि मतलब अगर हमारे देश को हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ रही है तो हमें वो करना पड़ेगा. और अगर हमें बुलाया जा रहा है इन द सेंस कि अगर कभी खुदा ना खास्ता एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है इन कंट्रीज इन सच बैड टाइम्स दैट although we have got a huge army, we are the fourth largest army I think in the world, तो अगर हमें उसके बाद भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन कभी आ जाती है जो कि हम समझ रहे हैं आज के टाइम में कि कभी नहीं आएगी, बट इन एनी केस अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है जिसमें कि हमें आवर होल आर्मी इज ऑक्यूपाइड एंड यूज्ड एंड एवरीथिंग, स्टिल वी वुड वांट मोर पीपल टू फाइट at the border or whatever way, in whatever way their nation requires the more people, we can always be called upon by the government and we cannot deny.
ये ड्यूटी हमारी ये बता रही है टू डिफेंड दिस कंट्री। तो डिफेंड कंट्री का मतलब तो ये हो गया कि व्हेनेवर द कंट्री इज एक्चुअली पोजिंग एनी रॉन्ग, कहीं पर इमेज कहीं पर आ रहा है कुछ है, तो हमारी ड्यूटी तो बनती है कि हम उसको डिफेंड करेंगे। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट वी आर नॉट इनटू बैड थिंग्स, वी आर नॉट इनटू दिस, एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन इट इज कॉल्ड अपॉन टू डू सो। नेशनल सर्विस इसको बोला जा रहा है, नेशनल सर्विस, एंड इट इज नॉट जस्ट कि हमें बुलाया जाएगा किसी भी टाइम कभी भी, अगर इन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, सपोज करो कि हम एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर कि उस जगह पर कंट्री के बेनिफिट में, हम कंट्री के बेनिफिट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट सोचा है कि हम यहाँ पर ये लगाएंगे, हम यहाँ पर एयरफोर्स का ऑफिस बनाना चाहते हैं, या हम यहाँ पर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पर आर्मी का कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं किसी भी जगह पे, एनी वेयर ऑन द लैंड ऑफ द कंट्री, अगर ऐसा डिसीजन होता है कि वो बेनिफिट में होगा कंट्री के, तो वहाँ पर नो मैटर मिलियंस ऑफ घर भी अगर हैं और उनको हटाना पड़ेगा, सो वी कैन नॉट से कि ये तो घर हमने, ये लैंड हमने परचेज किया हुआ है एंड वी विल नॉट विथड्रॉ इट, या हम अपना घर नहीं देंगे कुछ है, हम नहीं बोल सकते वो। दैट वाई बिकॉज वी हैव टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेनेवर इट इज कॉल्ड अपॉन। मतलब हमें अपना गिव अप करना पड़ सकता है। दैट कैन बी अ सिचुएशन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें उसके कॉम्पेंसेशन में कहीं पर कोई और लैंड उससे ज़्यादा दे रही है, उससे कम दे रही है, उसके इक्विवेलेंट हमको कुछ कैश दे रही है या कुछ और बेनिफिट दे रही है, दैट इज समथिंग एल्स, बट वी कैन नॉट से दैट वी विल नॉट बी एबल टू रेंडर आवर सर्विस इन एनी वे द वे नेशन वांट्स इट व्हेनेवर इट इज कॉल्ड अपॉन। ये हमारी ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है ये कि कंट्री को डिफेंड भी करना है एंड टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन एवर इट इज कॉल्ड अपॉन टू डू सो, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से आ सकती है। भी वर्ल्ड वॉर होने लग जाए तो दैट बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन, जब कि उसमें हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगा, कुछ भी हो सकता है इन एनी केस। सो आई एम जस्ट नॉट सेइंग कि ऐसा कुछ होगा, बट इमरजेंसी कभी भी बोल कर नहीं आती। जैसे कोरोना इज आल्सो वन ऑफ दिस, पेंडेमिक इज आल्सो वन ऑफ द इमरजेंसी, हमें वी वर नेवर प्रिपेयर्ड, वी नेवर थॉट ऑफ सच सिचुएशन, बट इट हैज एक्चुअली इमर्ज्ड एंड हैपेंड। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन। और वो एमरजेंसीज के लिए जो जो ड्यूटीज या राइट्स बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि कभी अगर ऐसा होगा तब क्या होगा। सो दिस ड्यूटी सेज दैट। Okay, the next duty would be to promote harmony. Harmony means क्या होता है? Harmony is happiness and the spirit of the common brotherhood amongst all the people of the India, among all the people of India, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of the woman. मतलब हमें एक तो हार्मनी प्रमोट करना है हर जगह। वी शुड नॉट बी, हम ऐसे बैठकर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में ऐसे कोई नारे नहीं लगा रहे हैं जिससे कि डिसहार्मनी पैदा हो लोगों में, बीच में, लोग अमंग द पीपल और सिटीजन ऑफ द कंट्री। कॉमन ब्रदरहुड, जो एक भाईचारा हिंदी में हम बोलते हैं, वो भाईचारे वाली फीलिंग हम सब में होनी चाहिए। नो मैटर अगर किसी का कोई लैंग्वेज डिफरेंट है या कोई रीजन वाइज अगर उसका कुछ एक्सेंट, हम लोग अगर देखें, अगर नॉर्थ से साउथ में जाते हैं या साउथ का कोई पर्सन नॉर्थ में आता है, विद इन द कंट्री ओनली, वी ऑल आर इंडियंस, वी आर ऑल एंजॉयिंग सेम राइट्स, सॉरी, देयर आल्सो इंडियंस, वी आर आल्सो इंडियंस, बट हमारे बिकॉज ऑफ दैट रीजन चेंज होने की वजह से ही, या किसी पर्टिकुलर सेक्शन की अगर हम बात करें, इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इन सब की डाइवर्सिफिकेशंस होने के बाद भी, इतनी सारी लैंग्वेजेस भी हैं कि सब डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी एक ब्रदरहुड जो है वो हम में रहना चाहिए, कॉमन ब्रदरहुड, विच इज़ दैट वी ऑल आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, वी ऑल आर इंडियंस एट द एंड ऑफ द डे। ये मुझे लगता है ऐसा, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दैट हमारी कंट्री में इसका थोड़ा सा लैक है। वी डू नॉट consider ourselves at the first go, we do not consider ourselves as the Indian, but we promote our regional area more. हमें से कभी इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें अपने आप को बोला जाता है, we as an Indian never say that we come from India. We always want to promote ourselves कि हम यूपी से आते हैं, हम बिहार से आते हैं, हम दिल्ली से आते हैं, हम whatever स्टेट से आते हैं। So this is what it is. हमारे ड्यूटी बनता है to actually spread the spirit of the common brotherhood, that we all are Indians, and then India तो पहले बोलो कि yes we are Indians, and then we are coming from that particular area of that, but no, we promote our region thing more, we promote our section जहाँ से हम आते हैं, we that I follow Hindu religion, I follow Muslim religion, that is more important for us rather than being called ourselves as the citizen of the country. Citizen of India बोलने से ज़्यादा हमको अच्छा लगता है कि हम बोलें कि हम तो वही स्टेट से आते हैं या हम ये रिलीजन फॉलो करते हैं and all that.
ठीक है, टू renounce practices derogatory to the dignity of the women, हम ऐसी कोई भी प्रैक्टिस नहीं करें, we will renounce all those practices जो कि dignity of women, यानी कि we as a country also, our country, our constitution of India gives the special rights to the women that उनकी dignity पर बात नहीं आनी चाहिए, हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करें, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं कोई भी करे जिस, although dignity of everybody is important, but women enjoy a special right that they should be respected in the manner, क्योंकि उनका उनका जो एक for the women or the ladies, it is because we are into the male dominating society, so it is whosoever is dominating, it's his responsibility to actually take care of the others. So that's why we are saying that we should be renouncing all the practices which are against the dignity of a woman or women of the country. I'm not saying that dignity of men can always be challenged, I'm not saying that, but why we are not putting men over here in this fundamental duty is because men have already attained a position or a some position they've already attained, some dignity, some respect they have already attained in our society. हमारे पास अभी भी मेजर पार्ट ऐसा ही है कंट्री में जहाँ पर कि वुमेन की इज्जत नहीं है, डिग्निटी उनको नहीं दी जाती है, एंड दे आर स्टिल थॉट टू बी born for the kitchen thing only, that they would be taking care of the household only, and they're not given the equality thing. Although men and women both are beautiful at their place and both are equal also, but still majority of our country holds the same scenario that men are superior and women are not. So that is why it has become one duty. और उस टाइम पर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था और ड्यूटीज हमने फॉर्मुलेट की थी, उस टाइम पर जब बी आर अम्बेडकर ने ये सब बनाया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, तो उस टाइम पर वुमेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इंडिया में, इसलिए ड्यूटी उनके लिए कैटेगोरिकली डाल दिया गया कि हमें डिग्निटी ऑफ वुमेन को भी मेंटेन करना है. वी कैन नॉट थिंक कि भाई वुमेन आर जस्ट दी स्लेव ऑफ मैन. उस टाइम पर ऐसे ही हुआ करता था, तो ये उसके लिए भी बनाया गया. एंड वी आर समवेयर स्टिल द सेम एट द सेम थिंग. हमारे पास अभी भी ऐसे हजारों गांव हैं, जहाँ लाखों गांव हैं वुड से इन आवर कंट्री, जहाँ पे कि नहीं है, वो इक्वालिटी नहीं है, at every level equality नहीं है, कहीं पर भी नहीं है. So fundamentally next duty would be to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Composite का मतलब क्या हुआ, एक टोटल, एक जो हमारा एक्चुअल में कल्चर, मेन कल्चर क्या हुआ, हमारा कंट्री का कल्चर हुआ. वी अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कोई एक फेस्टिवल है जो यूपी के लोग मनाते हैं, कोई एक फेस्टिवल है जो केरला के लोग मनाते हैं, शायद कोई एक फेस्टिवल होगा जो महाराष्ट्र के लोग मनाते हैं, या नॉर्थ दिल्ली में उसको प्रमोट नहीं करते, कुछ ऐसा है, या कोई एक रीजन का फेस्टिवल है पर्टिकुलरली एंड ऑल दैट. बट हमें एज एन इंडियन वी शुड बी सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, that is 15th of August. We should be celebrating Republic thing, the Constitution formation, that is 26th of January, and that 2nd of October. These three are the, you can say, the national festivals. These three are national festivals. हमें अपना जो हमारा हेरिटेज है, कंट्री का जो हमारा है, ये हेरिटेज है, कल्चर है, इसको हमें प्रिजर्व करना है और वैल्यू करना है एज द सिटीजन ऑफ दी. ठीक है, हम अपने रिलीजन वाइज भी जो हमारे फेस्टिवल्स हैं हम उनको प्रमोट करते हैं और हम उनको सेलिब्रेट भी करते हैं. बट एज अ कंट्री इफ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी, तो हम एक कंपोजिट कल्चर जो एक उभर के आता है, सारे रिलीजन, सारी डाइवर्सिफिकेशन से, सब स्टेट से, सब डिफरेंट कल्चर्स से, एक हेरिटेज जो हमारा रिच हेरिटेज जो चला आ रहा है, देश का जो चला आ रहा है कंपोजिट कल्चर, वी हैव टू वैल्यू दैट. नेक्स्ट ड्यूटी वुड बी टू प्रोटेक्ट and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for the living creatures. Living creatures, we understand that human beings are the living creatures, the most beautiful living creatures, the most important living creatures also. कि हम अपने आप को बहुत important समझते हैं कि हम लोग human beings हैं, तो हम we are above, over and above the other living creatures. हम अपने सामने जानवरों को कुछ नहीं समझते, हम हमने और कोई living creatures को कुछ नहीं समझते. But that ecology cycle and everything says that उस particular cycle को maintain करने के लिए we should be respecting everything, we should be respecting everybody. Rahul, is there any issue with that? So we should be respecting everything, and we should be using the resources or the sources of the country in the manner that it has got the least wastage. हम क्या करते हैं, बहुत बार हमारा ऐसा
परसेप्शन भी होता है एज द इंडियन, हमारा ऐसा परसेप्शन होता है कि वी वेस्ट द फूड ऑल्सो, वी वेस्ट द फूड without knowing or least knowing that how much effort, money, sweat, time, everything has been invested to produce that particular meal which we waste. We should not be wasting that. ठीक है कि हमने अपना पैसा लगा के वो चीज़ खरीद लिया है, बट वो जिस तरह से बनी है, that resource it was not actually belonging to us personally and it was belonging to the nation. हम उस नेशन का वो चीज़ खराब कर रहे हैं, हम अपने नेशन की फॉरेस्ट को खराब कर रहे हैं, लेक्स को खराब कर रहे हैं, रिवर्स को खराब कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ये सब चीज़ों को सेफ गार्ड करें. नोबडी एल्स इज गोना कम एंड टेल अस कि नहीं नहीं तुम ये काम नहीं करो. वी नेवर थिंक कि the way we are consuming this oxygen, it is coming from those trees जो हमने प्लांट नहीं करे. अगर तो ऐसा रूल होता कि अपनी ऑक्सीजन के लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, तो वुड इट हैव बीन पॉसिबल. हमें किसी और जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ता उस चीज़ के लिए. वो हमारे लिए प्लांट करके रखते तो हम आगे आज अच्छे से जी पाते. सो इन द सेम फैशन वी शुड ऑलवेज बी टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज वी शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटिंग. जितना कम से कम हो हम उतना कम से कम एक्सप्लॉइट करें, सो दैट 10 साल 20 साल 50 साल बाद जो एक सिचुएशन आने वाला है उसको हम उतना वो बैड नहीं हो जितना कि वो आज के टाइम में है. Give me a minute. Rajat is saying something. Still Rajat has got the same problem to connect. ओके तो हमारा ये ड्यूटी ये भी बनता है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट. हम क्या ऐसा करें कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो प्रमोट हो जाए. हम मे बी वी कैन प्लांट मोर ट्रीज, वी कैन हेल्प द एनवायरनमेंट, द नेचर टू हैव द मोर फ्रेश एयर, मोर फ्रेश ऑक्सीजन एंड ऑल दैट. वी शुड बी कंपैशनेट फॉर द लिविंग क्रीचर्स. कंपैशनेट, कंपैशन का क्या मतलब होता है? कंपैशन से क्या समझते हैं लोग? वी शुड बी कंपैशनेट का मतलब होता है कि हमारे दिल में उनके लिए वी शुड बी कंपैशनेट मीन दैट वी शुड हैव दैट जैसा हम अपने लिए सोचते हैं दैट वी आवर लाइफ इज इम्पोर्टेंट, वी शुड बी थिंकिंग दैट द अदर क्रिएचर्स हैव आल्सो गॉट द इक्वल इम्पोर्टेंट राइट्स टू बी अलाइव और टू be enjoying their lives that way, because they are also living creatures and they also have feelings, they also suffer pain and all those things. So we should be considering that also, that we should be compassionate for the other living creatures. Give me a minute, I'm going to click your attendance and I'll take it further. Next fundamental duty is to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reforms. This is also one of our duty that we should be able to develop. We should always constantly look for it, that we should be developing such attitude जहाँ पर कि humanity को हम promote करें. We should be thinking that we are at the first place, we are the human beings, the good human beings first, and later on we are everything. So we would be promoting that all things. We should always be considering कि हम scientifically कितना grow कर रहे हैं अपनी country को, साइंटिफिकली हम कितना स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. जैसे कि अभी ये है कोरोना वाला जो ये प्रॉब्लम चल रहा है पेंडेमिक, सो एवरी कंट्री इज स्ट्राइविंग टुवर्ड्स अचीविंग दी that vaccination towards it कि हम इसको डेवलप कर रहे हैं. एवरी कंट्री इज थिंकिंग अबाउट इट, लेटर nobody has done it. So scientifically we should have that. This is also a responsibility if we can. We're not saying that every individual, every citizen of the country is a scientist, but whatever possible manner if we are able to contribute towards the country, we should be doing it. इससे हमारी कंट्री का ही फायदा हो. कोई भी इंडियन अगर ये वैक्सीन बना लेता है, चाहे वो एक किसी अच्छी डेजिग्नेशन पर या कहीं रेप्यूटेड पोजीशन पर कहीं प्लेस नहीं भी है,
बट ही हैज़ गॉट दैट स्किल्स दैट ही कैन डू इट एंड ही डज इट। तो इससे कंट्री को फायदा होगा, कंट्री का नहीं होगा, दैट यस इंडिया वाज एबल टू मेक इट। एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। ओके, सो एंड वी शुड हैव द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। रिफॉर्म से क्या समझते हैं हम? रिफॉर्म्स होते हैं जो चेंजेस हम लेके आते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब कोई पुराना रूल था ऐसा जो हम फॉलो कर रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक लॉ बना कर दिया हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ बेटर करके हम उस चीज को अगर बना रहे हैं तो दैट इज रिफॉर्म, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म कर रहे हैं हम in a better sense, in a better the way, in a way which existing thing is somehow less good than what we are bringing as a new thing after reformation. तो रिफॉर्म का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जो एग्जिस्टिंग है अगर उसको और बेटर तरीके से बना सकते हैं, सो वी शुड ऑलवेज हैव दैट स्पिरिट टू ब्रिंग द थिंग्स, टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशंस इन द कंट्री एंड द थिंग्स आल्सो। दिस इज व्हाट इट इज। ओके, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जॉर्ब वायलेंस। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट ड्यूटी बनता है, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी, whatever property which is belonging to the nation but used by the public of the country, publicly is the public property. For example, हम गवर्नमेंट बसेस में चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमारी ही फैसिलिटी के लिए बसेस का अरेंजमेंट किया हुआ है, ट्रेन्स का अरेंजमेंट किया हुआ है, या फ्लाइट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। ऑल ठीक है, दोज ऑल आर प्राइवेट कंपनीज आर आल्सो देयर इनटू एयरलाइंस एंड ऑल दोज थिंग्स नाउ, इवन इन द बस सर्विस। अभी तक रेलवेज वाज कम्प्लीटली, रेलवेज दिस डिपार्टमेंट वाज कम्प्लीटली गवर्नमेंट का, इट वाज पब्लिक डिपार्टमेंट कम्प्लीटली, बट अब वो भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। बट ये सब पब्लिक को बिलोंग करती हैं, ये सब पब्लिक की वजह से बनाई गई हैं। गवर्नमेंट उसमें हमेशा ट्रेन बसेस में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं। जो जो इफ यू टॉक अबाउट द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, they have actually made this process or these properties for the betterment of the public of the country or the citizens of the country. So we have to safeguard that property also, we should not be wasting it. हमारा ये रहता है एक एटीट्यूड being the Indians that we do not safeguard it. हम पब्लिक प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये तो सरकार की है, ठीक है, खराब कर देंगे तो क्या है, ठीक दोबारा हो जाएगी, हमारी जेब से कुछ नहीं जा रहा, पैसा तो गवर्नमेंट ने लगा के इसको ठीक करना है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की इनकम जो है वो हमारी इनकम से ही जाती है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, इफ़ यू लुक इट, उसको माइन्यूटली अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की कोई इनकम नहीं है। प्रेसिडेंट है या जो भी प्राइम मिनिस्टर है या जो भी गवर्नर्स या सीएम्स ऑफ किसी स्टेट के होते हैं, वो अपनी स्टेट का या कंट्री का जो देखभाल कर रहे हैं या जो डिसीजंस ले रहे हैं फाइनेंशियली मॉनेटरी पर्पज से, या इतना पैसा यहाँ पर दे दिया, इतना पैसा उस प्रोजेक्ट में दे दिया किसी भी तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो अपनी पर्सनल एफडीज से तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपना कोई पर्सनल बैंक अकाउंट से तो पैसा नहीं यूज़ कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ से है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन डेमोक्रेसी लाइक आवर्स? हमारे ही टैक्सेस से, जो अपना इनकम हम, यू विल अर्न द इनकम फ्रॉम योर ब्लड एंड एवरीथिंग स्वेट, वो पैसे से आपको टैक्स भरना पड़ेगा और उस टैक्स से ही गवर्नमेंट का चलता है सब काम। तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी जो हमारे लिए बनाई भी गई है वो हमारे पैसे से ही बनाई गई है। तो सेफ गार्ड करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड जो वायलेंस का मतलब कि वायलेंस हम ना करें। हम वायलेंस करते टाइम बहुत बार तोड़ फोड़ कर देते हैं ना। वायलेंस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अगर हमें किसी चीज़ का अपोज भी करना है, हमें गवर्नमेंट का अपोज भी करना है, कोई डिसीजन गवर्नमेंट ने ले जो हमें नहीं पसंद आ रहा है, तो हम वो बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है या वट एवर, बिकॉज डेमोक्रेसी है हमारा, ठीक है, हमने किसी गवर्नमेंट को चूज़ किया, वो गवर्नमेंट हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, तो हम उसको अपोज कर सकते हैं, मगर हम साइलेंटली अपोज करेंगे। हम वॉयलेंस करके अपोज नहीं करेंगे, हम किसी को गोली नहीं मार देंगे, हम बसें नहीं जला देंगे, जैसे अभी बीच में ये हुआ भी था कि कुछ लोग बसेस तोड़ देते हैं, बसेस में पत्थर मारते हैं, पुलिस को पत्थर मार रहे हैं। दैट थिंग, दैट वॉयलेंस इज नॉट टू बी डन। आप साइलेंटली कहीं पर एक जगह बैठ कर आप अपना ये बता सकते हो, ये मैसेज दे सकते हो गवर्नमेंट को, ठीक है, वी आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन और वट एवर। बट पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करना, वॉयलेंस करना इज नॉट आवर राइट भी नहीं है, और कोई ड्यूटी तो बनती नहीं है ऐसा कुछ करने का। तो ड्यूटी इनफैक्ट ये बनती है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को हम सेव करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, और वॉयलेंस को हम नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे। आई थिंक द मीटिंग इज अबाउट टू ओवर।
नेक्स्ट स्लाइड जो भी मेरे पास थोड़ी सी बची है इसमें, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके खत्म करूंगी और विल टेक इट फर्दर. सो किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें तो मुझे बता दीजिए. देयर ओनली 4 स्लाइड्स व्हिच आर लेफ्ट एंड वी कैन कंक्लूड दैट इन नेक्स्ट मीटिंग, और उसके बाद हमें टॉपिक स्टार्ट कर पाएंगे अगर होगा तो. So there are 29 people today who have joined this class. Thank you so much for your time and everything. Questions हैं तो I can take it in the next class also. You can ask. Okay. Thank you. Bye bye.